वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्वकार्यम संभवा बहुलम। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो कॉन्स्टेबल्स रविंद्रनाथ नाम के एक बंदे के घर को फाइंड आउट करते हुए फाइनली उसके घर के पास पहुँचकर घर की घंटी बजाने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर के अंदर से जवाब नहीं देता। उसी वक्त एक बच्चा अपनी बॉल लेने के लिए वहाँ पर आता है, तो पुलिस वाले इस बच्चे से पूछने लगते हैं, क्या ये रविंद्रनाथ का घर है? क्या घर में कोई भी नहीं है? वो बच्चा कहने लगता है, हाँ सर, ये रविंद्रनाथ अंकल का ही घर है। इस घर के पीछे से एक और दरवाजा है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो बाद में ये दो पुलिस वाले घर के पीछे जाने पर वहाँ पर रविंद्रनाथ होता है। कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे दामाद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। रवि कहने लगता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, मैंने तो कंप्लेंट नहीं दिया। पुलिस वाले कहने लगते हैं, हाँ तुम्हारी बेटी ने कंप्लेंट दी रही है, तुम्हारी बेटी का घर कहाँ पर है? रवि कहने लगता है कि मुझे पता नहीं उसका घर कहाँ पर है, आप ही जाकर ढूंढ लो। और वैसे भी मेरा दामाद पुष्पराज बहुत पियक्कड़ बंदा है, पता नहीं कहाँ पर पीकर लेटा होगा, हमेशा वो ऐसे ही करता है, 2 दिन के बाद वापस अपने घर पहुँच जाता है। अब उस वक्त रवि कुछ गड्ढा खोद रहा होता है। पुलिस वाले देखकर पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? रवि कहने लगता है कि सर मेरा कुत्ता मर चुका है, उसी को दफना रहा हूँ मैं। लेकिन एक पुलिस वाले को रविंद्रा पर शक होता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ सालों पहले, जहाँ पर रविंद्रा की बेटी रीना को दिखाया जाता है, जो किसी कॉलेज में पढ़ाई करती रहती है। आनंद नाम का एक बंदा रीना से बहुत प्यार करते रहता है, लेकिन अभी तक इसने रीना को प्रपोज ही नहीं किया। दूसरे सीन में रवि और अम्बिली को दिखाया जाता है। एक्चुअली रवि एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करते रहता है, अम्बिली इसकी कुलीग होती है। जब भी ये दोनों डे के स्टार्टिंग में मुलाकात करते अपने हालचाल के बारे में पूछते रहते हैं। अम्बिली कहने लगती है कि मेरे घर में तो बहुत टॉर्चर हो चुका है, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि मैं घर से कहीं दूर भाग जाऊं। दूसरी तरफ रवि का दामाद पुष्पराज रवि के घर पर आता है। पुष्पराज ऑलरेडी जानता होता है कि घर में फिलहाल रवि मौजूद नहीं होता, घर में रवि की माँ होती है। पुष्पराज बहाना बनाने लगता है कि जब मैं कहीं पर जा रहा था बाइक के जरिए से, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास 500 रुपए है? इस तरह से रवि के माँ से 500 रुपए ले लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद रीना एक ट्यूशन को भी जाया करती है, और ये ट्यूशन टीचर बहुत ही खड़ूस होता है। क्लास के समय जब एक लड़की ट्यूशन को लेट से आती है, तो एक ट्यूशन टीचर उस लड़की को सारे स्टूडेंट्स के सामने बहुत डांटने लगता है, अनाप शनाप बातें करने लगता है। ये लड़की समझाने लगती है कि सर मेरी बस लेट हो गई। उसके बाद वो ट्यूशन टीचर रीना को भी बहुत डांटने लगता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा होमवर्क पेंडिंग होता है। कहने लगता है कि तुम नेक्स्ट हफ्ते तक सारा होमवर्क अपना खत्म करो। दूसरी तरफ रवि और अम्बली एक साथ बैठकर लंच करते हुए अपने फैमिली के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक पागल बंदा जोर जोर से चीखते चिल्लाते रहता है। फटाफट से एक नर्स आकर रवि और अम्बली को एक बात बताने पर ये दोनों अपना लंच छोड़कर उस पागल बंदे को कंट्रोल करने लगते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं इसको। खैर एक दिन रीना गाना गाने की प्रैक्टिस करती रहती है अपने स्कूल में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इनके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला होता है। तभी रीना के क्लास के पास वो बंदा आनंद आता है, रीना को ही देखते रहता है। ये देखकर रीना के फ्रेंड्स रीना से कहने लगते हैं कि वो देखो आनंद आया है, तुम्हें ही देख रहा है, लगता है वो तुमसे प्यार करता है। तो रीना क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उसी वक्त आनंद के पास जाती है, पूछने लगती है कि क्यों तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो आनंद फाइनली रीना को प्रपोज कर ही देता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एनुअल डे होने वाला होता है, इनकी पढ़ाई खत्म। सो रीना भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी अच्छी खासी गुजरती रहती है। एक दिन अम्बली अपने काम पर नहीं आती। रवि अम्बली को कॉल करके पूछने लगता है कि क्यों तुम काम पर नहीं आई। पता चलता है कि अम्बली की तबीयत कुछ ठीक नहीं। दूसरी तरफ रीना अपनी ट्यूशन में बैठकर अपना पेंडिंग होमवर्क करती रहती है। सारे स्टूडेंट्स जा चुके होते हैं और इसी तरह जबरदस्त तरीके से बारिश भी हो रही होती है। ट्यूशन में वो ट्यूशन टीचर और रीना ही होते हैं। वो ट्यूशन टीचर रीना को गंदी नजरों से देखते हुए इसके पास आकर इसका RAP करने लगता है। रीना बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता। बाद में रीना फटाफट से अपने घर वापस आकर बहुत रोने लगती है। ये बात किसी से भी शेयर नहीं करती। थोड़ी देर के बाद रवि की बड़ी बेटी रवि को कॉल करके कहने लगती है कि पापा क्या मेरा पति पुष्पराज घर पर आया था? रवि कहने लगता है कि तुम्हारे पति को मेरे फ्रेंड ने 3 दिन पहले किसी बार के पास देखा था, दारू पीकर टल्ली हो चुका होगा, आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इस पियक्कड़ बंदे से शादी मत करो, लेकिन अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसी है,
ना चैन ना सुख। इस तरह से अपनी बेटी को डांटकर फोन रख देता है। थोड़ी देर के बाद रवि की बड़ी बेटी दोबारा रवि को कॉल करके कहने लगती है कि पापा कल मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाना है, एक 500 रुपये भेज दो पापा। रवि कहने लगता है ठीक है, कल सुबह मैं तुमको भिजवा दूंगा। खैर दूसरे दिन रवि अपनी बेटी को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने तुमको पैसे भिजवा दिया, क्या तुमको मिले? रवि की बड़ी बेटी कहने लगती है हाँ पापा मुझे पैसे मिल गए, फिलहाल मैं बाहर हूँ, घर वापस जाकर अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। और हाँ पापा एक और बात, पुष्पराज वापस घर आ चुका है, आज सुबह सवेरे ही। उसके बाद जब रवि और अम्बली कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो अम्बली रवि को एक कूलिंग ग्लासेस गिफ्ट पर देने लगती है क्योंकि आज रवि का बर्थडे होता है। रवि बहुत खुश होने लगता है इस गिफ्ट को लेकर। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की अंदर की बात होती है ये रवि की वाइफ नहीं होती और उसी तरह अम्बली का हस्बैंड। खैर उसी रात जब रवि वापस अपने घर पर आता है तो रवि की माँ रवि से कहने लगती है कि तुम्हारी छोटी बेटी कुछ दिनों से कुछ मायूस है, ना ढंग से खाती पीती, हमेशा अपने रूम में है। तो रवि फटाफट से रीना के पास जाकर पूछने लगता है कि बेटा ऐसा क्यों हो, क्या हुआ तुमको? रीना कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से रवि अपनी माँ को चाय बनाने के लिए भेजता है बहाने से। बाद में पूछने पर रीना अपने साथ जो हुआ वो सारी बात अपने पापा को बताने लगती है। रीना की दादी वापस आकर रवि से पूछने लगती है क्या बताया तुम्हारी बेटी ने? कुछ नहीं माँ, बस एग्जाम्स की टेंशन में है, ढंग से पढ़ाई नहीं की इसने, इसलिए मायूस है। रवि रीना को हौसला देते रहता है। दूसरे दिन रवि उस ट्यूशन के पास जाता है उस ट्यूशन टीचर से मिलने के लिए, लेकिन तब तक वो ट्यूशन टीचर उस रूम को खाली कर चुका होता है, कोई भी नहीं होता वहाँ पर। जिसकी वजह से रवि उस ट्यूशन टीचर के फादर के पास जाता है, पूछने लगता है कि आपका बेटा कहाँ पर है। ट्यूशन टीचर का फादर गुस्से में कहने लगता है कि मेरा बेटा तो कब का मर चुका है। रवि शॉक में रहकर पूछने लगता है मर चुका है? अरे ऐसे कैसे? वो बंदा कहने लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही बेकार बंदा है, हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, घर को ढंग से नहीं आता। जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी तो अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आया। कुछ महीनों पहले शादी किया था उसने, लेकिन उस लड़की ने इसको छोड़ दिया। सुना है आजकल एक और लड़की के साथ घूम रहा है, अब पता नहीं कहाँ पर मरा होगा। प्लीज अगली बार मेरे बेटे के बारे में पूछने के लिए आप यहाँ पर मत आइए। उसके बाद रवि अपनी बेटी रीना के पास आकर इसको समझाने लगता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करके बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचो, एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। इस तरह से बहुत मोटिवेट करने लगता है। उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक ब्रोकर रवि के पास आकर कहने लगता है कि आपके दामाद ने मुझे आपके पास भेजा, आपके पास एक फ्लैट है ना, फिलहाल मार्केट में अब उसका रेट बहुत ही अच्छा है, अगर आप उसको बेचोगे तो अच्छे खासे पैसे आएंगे, थोड़े पैसे आप अपने दामाद को दे दो, वो एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। रवि कहने लगता है कि वो मेरा फ्लैट है, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं उसको सेल करूँगा, फिलहाल मैं उस फ्लैट को बेचना नहीं चाहता, आप यहाँ से चले जाइए और उसी तरह उसको भी बता देना। घर वापस आने के बाद रवि अपनी छोटी बेटी रीना से वीडियो कॉल में बात करने लगता है। रीना अपनी पढ़ाई खत्म करके दूसरे शहर में जॉब करती रहती है, किसी हॉस्टल में स्टे करते हुए। दूसरे दिन वो ब्रोकर पुष्पराज के पास जाकर यही सारी बातें बताने लगता है जो रवि ने कहा कि आपके ससुर जी उस फ्लैट को बेचना नहीं चाहते। पुष्पराज कहने लगता है ठीक है, अब मुझे इस मामले को संभालना पड़ेगा। इस तरह से पुष्पराज उसी रात अपने घर आकर अपनी बीवी को बहुत मारने पीटने लगता है। रवि की बड़ी बेटी कहने लगती है कि हम दोनों ने तो घर से भागकर शादी की, अगर बड़ों की मर्जी से हम दोनों की शादी होती तो शायद मेरे पापा दहेज में वो फ्लैट तुमको दे देते। पुष्पराज कहने लगता है कि तुम मुझसे ही जबान लड़ाने लगी। इस तरह से दोबारा मारने पीटने लगता है। उसी वक्त इन दोनों का बेटा फोन लेकर इस चीज को फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद ये बच्चा इस वीडियो को रवि को सेंड कर देता है। वीडियो देखने के बाद रवि फटाफट से अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर पूछने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों अब तुम्हारे पति की नजर उस फ्लैट पर पड़ी। रवि की बड़ी बेटी कहने लगती है कि पुष्पराज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसके लिए इसके पास पैसे नहीं, उन्हीं पैसों के लिए मुझे मार पीट रहा है पापा। रवि कहने लगता है कि पैसों के लिए उस फ्लैट को क्यों सेल करे, अगर ऐसा कर दिया तो वो पैसे भी तुम्हारा पति खा जाएगा, पी जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे है, तुम्हारे पति से कहो कल मेरे घर पर आकर पैसे लेकर जाए। तो उसी रात पुष्पराज रवि के घर पर जाता है तो रवि पुष्पराज को एक चेक देने लगता है। कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास कैश नहीं, कल सुबह तुम इस चेक के जरिए से बैंक से विथड्रॉ कर लो। खैर दूसरे दिन रवि अपनी बड़ी बेटी के घर पर जाता है। कहने लगता है कि कल तुम्हारा पति मेरे घर पर आकर 5 लाख की चेक लेकर गया,
क्या वो घर पर आया? इसकी बड़ी बेटी कहने लगती है, हाँ पापा, पुष्पराज घर पर आया था और बिजनेस के काम से कुछ बाहर गया हुआ है। रवि कहने लगता है कि कल भी तुम्हारा पति दारू पीकर मेरे पास आया था और उसी नशे की हालत में अपना फोन मेरे पास भूलकर चला गया, वही देने के लिए आया हूँ मैं। इस तरह से पुष्पराज का फोन इसकी बड़ी बेटी को देने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब कल रात क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। जब रवि अपने घर में सो रहा था तो इसके घर में कोई चोर घुस आता है और ये चोर जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर कोई चीज को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। रवि भी इस चीज को ऑब्जर्व करता है। दूसरे दिन रवि की बड़ी बेटी अपने बेटे के साथ रवि के घर पर आती है रोते हुए। रवि पूछने लगता है कि अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या उस हरामजादे ने दोबारा तुम पर हाथ उठाया? रवि की बेटी कहने लगती है, नहीं पापा, मैं आपसे झूठ कहा। पुष्पराज कल आपसे चेक लेने के बाद घर वापस नहीं लौटा, लगता है वो पैसे लेकर कहीं पर भाग गया। रवि कहने लगता है कि मुझे पता था वो हरामजादा ऐसे ही करेगा, तुम फिक्र मत करो, पैसे खत्म होने के बाद वो वापस घर आ जाएगा। इसकी बेटी कहने लगती है, नहीं पापा, मैं पुलिस के पास जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाऊंगी। रवि कहने लगता है, अरे उस आवारा बंदे के लिए तुम पुलिस स्टेशन क्यों जाओगी? कोई जरूरत नहीं, पैसे खत्म होने के बाद वो वापस आ जाएगा। उसी दिन इसकी बेटी रवि के घर में स्टे करने लगती है। डिनर के टाइम जब ये तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं तो रवि सेपरेट प्लेट में खाना परोसने लगता है। इसकी बेटी पूछने लगती है कि पापा ये खाना किसके लिए? रवि कहने लगता है, अरे बेटा, घर के बाहर मैं एक कुत्ता और बिल्ली को पाल रहा हूँ, उन्हीं के लिए है ये खाना। उसके बाद मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था वही दिखाने लगते हैं। मतलब जब रवि अपने घर के पीछे अपने कुत्ते को दफना रहा था तो इसके पास दो पुलिस वाले आते हैं। इससे यही पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे दामाद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? रवि पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि वो एक पियक्कड़ बंदा है, दारू पीकर कहीं पर टल्ली हो चुका होगा, खामखा मेरी बेटी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, वो हमेशा ऐसे ही करता है, दारू पीकर कहीं पर पड़ा रहता है, 2 दिनों के बाद वापस अपने घर पर आ जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस ब्रोकर को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछने लगते हैं पुष्पराज के बारे में। ब्रोकर कहने लगता है कि सर मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। एक दिन मैंने फ्लैट के बारे में पूछताछ करने के लिए रवि के पास गया था और आखिरी बार पुष्पराज ने रवि से ही मुलाकात किया। मुझसे कहने लगा था कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं। रवि अपने दामाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पुलिस वाले कहने लगते हैं, ठीक है, अगर तुमको और कुछ जानकारी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करो। दूसरी तरफ रवि को ये बात पता चलती है कि अंबली को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाया। रवि फटाफट से उस हॉस्पिटल के पास जाकर वहाँ की स्टाफ से पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। ये बंदा रवि से कहने लगता है कि अंबली की बेटी का कहना है कि अंबली कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है, इसलिए इसको मेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। रवि अंबली के पास जाकर इससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंबली कुछ भी जवाब ही नहीं देती। दूसरे दिन पुलिस वाले रवि को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछने लगते हैं कि हमको ये बात पता चली आखिरी बार पुष्पराज ने तुम्हारे घर पर आया था, बाद में मिस हो चुका है। रवि कहने लगता है, हाँ सर, ये बात सच है। उस रात पुष्पराज मेरे घर पर आया था और मैंने उसको 5 लाख का चेक भी दिया। उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बताया कि पुष्पराज 2 दिन से घर वापस नहीं आया। वहाँ का एक पुलिस वाला रवि से पूछने लगता है कि आखिरी बार पुष्पराज ने तुमको ही कॉल किया, उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया था। रवि कहने लगता है कि सर उस दिन मेरा दामाद पीकर आया था और नशे की हालत में अपना फोन मेरे घर में ही छोड़कर चला गया। बाद में मैंने पुष्पराज का फोन अपनी बेटी को दे दिया। रवि जाने के बाद एक पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर से कहने लगता है कि सर जब हम लोग पूछताछ करने के लिए रवि के पास गए थे तो वो कुछ गड्ढा खोद रहा था, समथिंग इज फिशी सर। पुलिस वाला कहने लगता है, ठीक है, हम इसके बारे में भी इंक्वायरी करेंगे। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस रात क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। जब पुष्पराज रवि के घर पर आया था चेक लेने के लिए तो रवि पुष्पराज को चेक देने के बहाने से उसको बहुत मारने पीटने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाने लगे। उसके बाद रवि पुष्पराज को बेहोश कर देता है या तो फिर मार देता है, पता नहीं। खैर प्रेजेंट डे पर जब रवि न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है तो उस न्यूज़पेपर में इसके दामाद पुष्पराज की न्यूज़ छपी होती है। मतलब लिखा होता है कि ये बंदा 2 दिनों से मिसिंग है, अगर किसी ने इसको देखा तो उसको 10,000 का इनाम मिलेगा। तो रवि फटाफट से अपनी बड़ी बेटी को फोन करके पूछने लगता है कि क्यों तुमने ये एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या जरूरत थी, उस फिजूल के बंदे पर तुम 10,000 रुपए क्यों खर्चा करोगी। रवि की बेटी कहने लगती है, अरे पापा वो मेरा पति है, आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। थोड़ी देर के बाद एक अनजान बंदा रवि की बड़ी बेटी को कॉल करके कहने लगता है कि मैडम मैंने इस बंदे को देखा है, अगर मैं आपको उसके बारे में पता बता दूं तो आप मुझे कितने पैसे दोगे।
रवि की बड़ी बेटी कहने लगती है, आपने पेपर में पढ़ा था ना 10,000 रुपए मिलेंगे, जल्दी बताओ कहाँ पर है वो मेरा पति। वो बंदा कहने लगता है कि 10,000 नहीं, मुझे 25,000 रुपए चाहिए, पहले 5,000 रुपए एडवांस भेजिए आप। यह सुनने के बाद रवि की बड़ी बेटी इसको बहुत डांटने लगती है। रुको, अभी मैं पुलिस वालों को बताती हूँ। इस तरह से रवि की बड़ी बेटी पुलिस वालों को कॉल करके उस बंदे के बारे में बताने लगती है। ये एक बंदे ने मुझे कॉल करके ऐसा कहा। तो पुलिस वाले उस बंदे का फोन नंबर को ट्रेस करते हुए उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन पर लाकर मार पीट कर पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने उस पुष्पराज को कहाँ पर देखा। ये बंदा कहने लगता है कि सर कुछ दिनों पहले मैंने चोरी करने के लिए एक घर में गया, वहाँ पर वो बंदा इस बंदे को बंधा हुआ था, डर के मारे मैं वहाँ से भाग निकला। उसी का पता बताने के लिए मैंने उस औरत को कॉल किया। तो उसके बाद पुलिस वाले रवि के घर पर जाने लगते हैं। रवि पहले से ही पुलिस वालों को आता हुआ देखकर फटाफट से अपने घर के अंदर जाकर अपने घर के बेसमेंट में अपने दामाद को खाना देकर किसी जगह पर बंद करके रख देता है। बाद में रवि पुलिस वालों के सामने आकर कहने लगता है, अरे सर आप लोग यहाँ पर कैसे, क्या मेरा दामाद मिला। पुलिस वाले रवि से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा कहना है कि तुमने तुम्हारे दामाद को चेक दिया, लेकिन तुम्हारी बैंक से एक भी रुपया विथड्रॉ नहीं हुआ। रविंद्रा कहने लगता है कि सर मैंने सच में मेरे दामाद को 5 लाख रुपए की चेक दी, शायद उसने विथड्रॉ नहीं किया होगा, कुछ काम से कहीं पर गया होगा। पुलिस वाले रवि से कहने लगते हैं कि तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। इस तरह से इस घर को अच्छे से सर्च करने लगते हैं। इसी दरमियान में पुलिस वाले इसके बेसमेंट में भी जाने लगते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा होता है। पूछने लगते हैं कि उस बक्से में क्या है, इस बक्से को ओपन करो। रविंद्रा कहने लगता है, अरे सर कुछ नहीं, बस पुराने सामान है, यहाँ पर मैं भी कुछ ज्यादा आता जाता नहीं हूँ। जब रविंद्रा इस बक्से को ओपन करने ही वाला होता है तभी दूसरा पुलिस वाला इस पुलिस वाले को कॉल करके कहने लगता है कि सर वो पुष्पराज मिल चुका है, अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये जानने के बाद वो पुलिस वाला रवि से कहने लगता है कि तुम्हारा दामाद मिल चुका है, सॉरी रविंद्रा हमने तुमको तकलीफ दी। पुलिस वाले जाने के बाद रविंद्रा उस बड़े वाले बक्से में से एक बंदे को बाहर निकालता है। वो और कोई नहीं, रीना का ट्यूशन टीचर होता है। सालों से यहीं पर बंद करके रखा होता है, टाइम पर खाना देता। खैर दूसरे दिन रविंद्रा की छोटी बेटी रीना अपने घर वापस आ जाती है। रविंद्रा पूछने लगता है, अरे बेटा अचानक से वापस घर क्यों आ गई। रीना कहने लगती है कि पापा मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, अब मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ और मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी, घर से ही अप एंड डाउन करूंगी। उसी रात रीना का वो बॉयफ्रेंड आनंद रीना को कॉल करता है। कहने लगता है कि रीना मुझे कुछ तुमसे बात करनी है, क्या हम दोनों एक बार मिल सकते हैं। रीना पहले तो मना करने लगती है, नहीं आनंद मुझे मिलने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन आनंद जबरदस्ती करने की वजह से रीना मान जाती है। दूसरे दिन रविंद्रा अंबली से मिलने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है। उसे खाना देकर अंबली से बात करते हुए उसके कूलिंग ग्लासेस दिखाने लगता है। याद है ना तुमको ये चश्मे, जब मेरा बर्थडे था तुमने मुझे ये चश्मे गिफ्ट पर दिया था। लेकिन अंबली कुछ भी जवाब नहीं देती, बस रविंद्रा को देखती ही रहती है। अंबली की हालत को देखकर रविंद्रा बहुत दुखी होने लगता है। जब वहाँ से जाने वाला होता है तो अंबली रविंद्रा का हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रीना आनंद से मिलने के लिए किसी जगह पर आती है। एक्चुअली इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ कारणों की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। रीना आनंद के साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद एक दिन रविंद्रा अपनी बेटी रीना से कहने लगता है कि तुम जानती हो ना मेरी वो कुलीग अंबली आंटी, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी उसकी ढंग से केयरिंग नहीं कर रहा, क्या हम अंबली को हमारे घर पर ला लें। तो इस बात से रीना भी ओके कहने पर ये दोनों अंबली को अपने घर पर लाते हैं। उसी रात रविंद्रा किसी बंदे को चोरी चुपके अपने घर में बुलाकर उस ट्यूशन टीचर को थैले में बांध करके इस बंदे को देने लगता है। कहने लगता है कि ट्रक में ले जाकर किसी जगह पर छोड़ दो इसको। तो वो बंदा उसी तरह से उस ट्यूशन टीचर को किसी जगह पर छोड़ देता है। ये बंदा टोटली पागल हो चुका होता है, क्योंकि रविंद्रा ने इसकी ऐसी हालत कर चुका होता है। दूसरी तरफ रीना स्टेज पर खड़े रहकर कुछ लड़कियों को मोटिवेशन स्पीच देने लगती है। कहने लगती है कि जब मैं 17 साल की थी ट्यूशन टीचर ने मेरे ऊपर सेक्सुअली अब्यूज किया। उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। आप लोग भी ऐसे हादसों से मत डरिए, गुनहगारों को सजा दिलवाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। एट द सेम टाइम रीना की ये वीडियो आनंद देखकर इसको मैसेज करने लगता है, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो रीना आनंद को कुछ भी जवाब नहीं देती। दूसरे दिन रविंद्रा की सारी फैमिली वाले लंच करते रहते हैं। इसकी बड़ी बेटी, छोटी बेटी, इसका दामाद अंबली। रविंद्रा की बड़ी बेटी कहने लगती है कि पापा पुष्पराज अब टोटली बदल चुका है, अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा है और मंदिर को भी जा रहा है।
पता नहीं कैसे इसके अंदर इतना सडनली बदलाव आ गया। रविंद्रा यही सोचने लगता है कि इस बदलाव का कारण मैं ही हूँ। अच्छे से पिटाई करके मैंने इसको सुधारा, अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करेगा वो। इसी दरमियान में आनंद रीना को मैसेज करने लगता है कि रीना, मैं कल फॉरेन जाने वाला हूँ, हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा तुमने। तो रीना दोबारा नो का जवाब लिखने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।